तो व्यूअर्स, मॉनेटरी थ्योरी का जो पेपर है, आपका पूरे पेपर का नाम है मॉनेटरी थ्योरी एंड बैंकिंग इन इंडिया। तो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ इस वीडियो में। और कल जो है शायद सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में एग्जाम भी है दोपहर की शिफ्ट में। तो हालांकि मैंने 4 मॉडल टेस्ट पेपर अपलोड कर रखे हैं। आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करिएगा। और उसके बाद बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर के नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, जहां पर मॉडल टेस्ट पेपर मैंने 4 इसके दे रखे हैं। और अब ये चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर चैप्टर वाइज भी अगर आप क्वेश्चन इसमें करा देते तो अच्छा रहता। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो का लिंक दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनको चैप्टर वाइज मिल जाएं। ठीक है, चलिए। तो जैसे आपका मनी का चैप्टर है ना कि एन इंट्रोडक्शन टू मनी, तो उसमें फंक्शंस एंड सिग्निफिकेंस जो आपका है चैप्टर्स, फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें आपका क्या है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो आप इसमें चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, लगभग सारे टॉपिक कवर किए गए हैं। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन मनी, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ मनी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सेकंड, explain the transactions approach, the liquidity approach in defining money, are they mutually exclusive? Third, discuss the theoretical and empirical definition of money. Fourth, the importance of money essentially flows from its being a link between the present and future. Comment. Fifth, discuss the significance of money in a modern economy. Can we do away with money? And sixth, money is good servant but bad master. तो इसमें क्वेश्चन नंबर, इस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी 5 एंड 6, तो 1, 5 एंड 6 ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा। इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर है मनी सप्लाई का, तो मनी सप्लाई में देखिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो नंबर फर्स्ट है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई, डिस्टिंग्विश बिटवीन टोटल स्टॉक ऑफ मनी एंड टोटल सप्लाई ऑफ मनी। सेकंड, डिस्कस वेरियस अप्रोचेस टू द डेफिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। थर्ड, discuss different sources of variation in money supply in India. Fourth, trace the present history of Indian currency. चलिए इसे छोड़ दीजिए, ये बेकार का क्वेश्चन है। फिफ्थ है, डिस्कस द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ नोट इशू इन इंडिया। और सिक्स है, राइट अ नोट ऑन प्रेजेंट मॉनिटरी सिस्टम ऑफ इंडिया। तो इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है ना, तो मैं इनमें भी आपको बताता जाऊंगा कि क्या क्या आपके जो चैप्टर वाइज हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स जो चैप्टर वाइज एक्चुअली कुछ बुक की स्टडी करते हैं तो उनको थोड़े से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए थे चैप्टर वाइज। चलिए नेक्स्ट है फाइनेंशियल सिस्टम का चैप्टर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल सिस्टम, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल सिस्टम and payment system. Second, explain various constituents of financial system and give their respective functions. Third, explain main functions of financial system and its constituents. Fourth, discuss the problems of competition and efficiency in a financial market. Fifth, what is finance? Explain the role of finance in the economic development of a country. 6, give various requirements for the efficient functioning of the financial system. 7th, what do you mean by term finance? Describe various kinds and constituents of finance. 8th, discuss various functions of financial system in economic growth. 9th, define and give features of financial assets. 10th, explain different kinds of financial assets. 11th, discuss main functions of financial assets in economic growth. And
12th, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं बता देता हूं कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 5, 7 एंड लास्ट 12th। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्या है, अगला आपका जो इसमें है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर है कि इसमें आपका नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर है आपका इसमें फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, एक्सप्लेन इट्स मेन फंक्शंस। सेकेंड, what do you understand by financial intermediaries, what role is played by them in the financial system. Third, explain various kinds of financial intermediaries in detail. Fourth, how does the possibility of financial intermediation increase the efficiency of the financial system. और फिफ्थ है, डिस्कस द रोल ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज इन पॉवर्टी रिडक्शन। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो दो हैं आपके, एक है आपका क्वेश्चन नंबर 1 और एक है आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, थर्ड भी आ जाता है कभी कभी, वो 3 क्वेश्चन इसमें आप पे काम के हैं। शॉर्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें है एक्सप्लेन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। सेकेंड, what are the private sector banks, which banks are included in it. Third, discuss various financial intermediaries. Fourth, explain functions oblique role of financial intermediaries. Fifth, explain various disadvantages of financial intermediaries. And sixth, elucidate various advantages of financial intermediaries. तो इसमें advantages और आपका 4th, 5th और 6th क्वेश्चन ये इसमें जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चैप्टर वाइज इसलिए बात बता रहा हूँ कि आप कभी भी फ्यूचर में मेरी इस वीडियो को देखें, कभी भी क्वेश्चंस, तो आप इनकी हेल्प से क्वेश्चंस जो हैं ये तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका देखिए बैंकिंग का चैप्टर। ठीक है, जिसमें कमर्शियल बैंक आ गया आपका। तो नंबर फर्स्ट है आपका, व्हाट इज अ बैंक, what are the functions of a modern bank, most important question, ध्यान रखिएगा। सेकंड है, राइट अ डिटेल नोट ऑन इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न कमर्शियल बैंकिंग। ठीक है। थर्ड, डिस्कस द रोल ऑफ कमर्शियल बैंकिंग इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट of a country. Fourth, describe the different types of banks and functions performed by them. Fifth, discuss the relative merits and demerits of branch banking and unit banking. Which system is more suitable for a developing countries? Six, draw a balance sheet of a commercial bank and explain its various items. Seventh, discuss the view that the composition of a commercial bank's assets is determined by a balance between the need of liquidity and those of profitability. Eighth, discuss various objectives of bank's portfolio management, how far these objectives can be achieved. And Question 9, explain the traditional theory of commercial banking. What departures have been made in the recent years? तो इसमें देखिए कई क्वेश्चन हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। बस 9 में से 5 जो हैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके इसमें। ठीक है ना, बाकी तो नहीं आते इतने ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर की।
अब इसमें आपके जो कोऑपरेटिव बैंकिंग है या रीजनल रूरल बैंक है ना, तो उसके आपके इसमें क्वेश्चन जो हैं वो शामिल है। मैंने इकट्ठी एक PDF बना ली ताकि आप लोगों को आसानी रहे। डिस्कस द रोल एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंकिंग इन इंडिया। सेकंड, what are the causes of failure of cooperative credit societies in India? What steps have been taken to improve their working? Third, examine the role and functioning of the Land Development Bank in India. Fourth, write a note on functions and achievements of NABARD. Fifth, what steps have been taken by the Reserve Bank of India to develop cooperative credit system in country? And sixth, cooperation हैज फेल्ड बट कॉपरेशन मस्ट सक्सेड। डिस्कस। तो अगर हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। तो इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, what is credit creation? What concepts are involved in the credit creation? Second, how do the bank create credit in a single bank and multiple bank system? Third, explain the concept of credit multiplier and discuss its importance in the real world. Examine various limitations of credit creation. Or fifth, commercial banks can only lend to the public to the extent that the members of the public have lent their money to them. Discuss। तो इसमें जो आपका दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो जो है आप इनकी अच्छी से स्टडी कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है आगे। आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। ठीक है, चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें आपका। तो क्वेश्चन नंबर इसमें आपका फर्स्ट है कि व्हाट इज नॉन बैंक इंटरमीडियरीज, डिस्क्राइब देयर रोल एंड इम्पोर्टेंस इन एन इकोनॉमी। सेकेंड, डिस्कस द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय नॉन बैंक इंटरमीडियरीज। Third, discuss in what ways the existence of non-bank intermediaries reduce the effectiveness of monetary policy. Fourth, distinguish between commercial banks and non-bank financial intermediaries. Fifth, what are development banks? How are they different from the commercial banks? Sixth, outline the structure of development banks in India, critically examine their general performance। इसमें आपके देखिए 2 चैप्टर है, नॉन बैंकिंग है ना इंटरमीडियरीज और डेवलपमेंट बैंक, तो इसमें दोनों के क्वेश्चन कंबाइंड है। एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया एज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल फाइनेंस इन इंडिया। 8th, discuss the functions, working and progress of Industrial Finance Corporation of India. 9th, assess the objectives and performance of Industrial Credit and Investment Corporation of India। देखिए जो ICICI बैंक है ना उसका पूरा नाम यही है, तो आप याद रखने की कोशिश करिएगा कि इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ICICI। ठीक है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और 10th क्वेश्चन है आपका कि राइट नोट्स किस पर है। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक पूरा नेम होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, डी होता है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, है ना सिडबी। तो इसका जो सिडबी का जो है ना SIDBI शॉर्ट में कहते हैं, तो इसका हेड ऑफिस जो है वो लखनऊ में है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखिए इसमें तो लगभग सभी हैं, तो इसमें केवल आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 वो एग्जाम में आता है, क्वेश्चन नंबर 2 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5,
7, 8, 9 एंड 10, क्योंकि 2 चैप्टर है ना इसमें, और ये चैप्टर ही बड़ा इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट बैंक का, तो इसमें से आता है। आप अच्छे से इसकी तैयारी करके जाइएगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। रिजर्व बैंक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजर्व बैंक का, तो क्वेश्चन आना ही आना है एग्जाम में, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट है एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेकंड, हाउ डज द रिजर्व बैंक रेगुलेट करेंसी एंड क्रेडिट इन इंडिया। थर्ड, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल इन इंडिया। फोर्थ, critically examine the monetary policy of Reserve Bank of India. Fifth, the Reserve Bank's policy has been one of the controlled expansion discussed. Six, examine the role of Reserve Bank in economic development of India. Seven, explain the role of Reserve Bank of India in the provision of agriculture finance in the economy. Eighth, discuss the role of the Reserve Bank of India in promoting industrial finance. Ninth, evaluate the working of the Reserve Bank of India since 1949. 10th, examine the Reserve Bank of India's achievement and failure. 11, give the main recommendations of Chakravarti Committee report. And 12th, explain the policy of फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन एज अडॉप्टेड बाय द आरबीआई इन द 8th प्लान, ठीक है। तो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं बनते इसमें। एक तो क्वेश्चन नंबर 1 की एक्सप्लेन द मेन फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक, ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 की क्रिटिकली एग्जामिन द मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके बाद जो है आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9 और आपका जो है क्वेश्चन नंबर 10। बस ये 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट हैं, बाकी जो है आप रहने दीजिएगा और मत कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, इसमें और 3 चैप्टर और रह गए छोटे छोटे से। तो एक एलोकेशन वाला आपका चैप्टर है, देखिए उसमें आपका क्या क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका है कि व्हाट डू यू मीन बाय इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, एक्सप्लेन इट कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, यही आपके चैप्टर का नाम है, ठीक है। सेकंड है एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ द एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ठीक। थर्ड है आपका एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ एलोकेशन ऑफ इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, ऑल्सो एक्सप्लेन द सजेशन टू रिमूव इट। Fourth, describe the problems of allocation of institutional credit between government and the commercial sector. And fifth है explain the inter-regional and inter-sectoral problems of allocation of institutional credit. तो इसमें आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है एक तो वो इम्पोर्टेंट है और उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। तो 2 क्वेश्चन जो हैं वो इसके आप जो है इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए अब इंटरेस्ट रेट का आपका जो है क्वेश्चन आ गया है चैप्टर के नंबर फर्स्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। सेकंड, एक्सप्लेन मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, कैन द रेट ऑफ इंटरेस्ट बी 0, ठीक है। और थर्ड, क्रिटिकली एक्सप्लेन द लोनेबल फंड्स थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट। और आपका लास्ट चैप्टर है कि इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट्स इन इंडिया, ठीक है ना। तो इसमें क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है, लास्ट चैप्टर है आपका ये आपका क्वेश्चन है इसमें कि नंबर फर्स्ट एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंटरेस्ट रेट्स applicable in India. Second, discuss the instruments for regulation of interest rate. और थर्ड है what is inflation rate, explain the measure to check inflation। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड क्वेश्चन जो है वो इम्पोर्टेंट है आपका। और जो लास्ट चैप्टर था जिसमें रह गया था बताना, तो इसमें आपके तीनों क्वेश्चन जो हैं वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा।
तो स्टूडेंट्स की डिमांड थी, तो मैंने चैप्टर वाइज जो है बुक से अरेंज करके जो है एक वीडियो सोचा बना दूं। कल आपका पेपर है। मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। चैनल पे बने रहिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर, और बहुत कुछ आपको इसमें मिलेगा। तो चैनल सब्सक्राइब करके आप मेरी बीकॉम 5th सेमेस्टर अनसोल्ड पेपर प्लेलिस्ट देखेगा, और एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की भी 5-6 वीडियो मैंने बनाई हैं, तो आप उसको भी देखिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।